विजय ग्रोवर जी, जब हम बार बार इस बारे में करते हैं कि भाई जो सरकार है या उसकी एजेंसीज हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही, और वो भी जब चुनाव के करीब जब मामला होता तब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन एक चीज और है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, वो कि जो बीजेपी के नेता है उनके उनके खिलाफ एक्टिव नहीं होती है। आपके कर्नाटक का उदाहरण, या बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ तमाम तरीके के केसेस थे, उनके बेटे के खिलाफ तमाम तरीके के केसेस थे, लेकिन वहां एक भी बार आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा नहीं पड़ता है। अभी हाल में बीजेपी के एक एमएलए जहां 8 करोड़ रुपए कैश मिले, लेकिन जब वो उनको बेल मिल गई तो उनका इस तरीके से स्वागत हुआ जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा मैदान मार के लौटे हो। ये जो कर्नाटक का जो पूरा खेल है वो कैसा है विजय जी? आशुतोष, जो सवाल सब पूछ रहे हैं यहाँ पर, और विपक्ष भी यही सवाल बार बार पूछ रहा है कि आखिर जो एजेंसीज हैं वो इतनी वन साइडेड क्यों होती हैं। आपने विरूपाक्षप्पा का जिक्र किया, मैं पहले उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा कि विरूपाक्षप्पा जो कि येदियुरप्पा के बहुत ही करीबी उनके राइट हैंड माने जाते हैं, उनके खिलाफ जो रेड अभी हुई उनके कार्यालय में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, जिसके कि वो चेयरमैन थे, वो भी तब हुई जबकि कर्नाटका सोप्स के कुछ कर्मचारियों ने लोकायुक्ता के ऑफिस में जाके धरना दे दिया और कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं जब तक कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे साथ नहीं भेजते, क्योंकि इस समय पर वहां पर कैश लिया जा रहा है। और ये चीज वे बार बार उसका उन्होंने हवाला दिया, हालांकि उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। जब एक कर्मचारी ने, इसका जो मैं एक बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ कि एक कर्मचारी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया कि जब तक आप रेड नहीं करेंगे मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, तब मजबूरन लोकायुक्त को टीम भेजनी पड़ी बाकी कर्मचारियों के साथ रेड करने के लिए, जहां पे कि कैश के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये साफ तौर से दिखाता है कि एजेंसीज जो भी हो, चाहे वो कर्नाटक में लोकायुक्त हो या ईडी हो या सीबीआई हो, इनके ऊपर दबाव पड़ता है तभी ये लोग भी कार्रवाई करते हैं। नहीं तो शायद ऐसा कभी नहीं होता कि बीजेपी के ही एक एमएलए पर, जो कि खास करीबी हैं येदियुरप्पा के, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो। हालांकि इसको पॉलिटिकली ये भी देखा जा रहा है कि शायद येदियुरप्पा को एक संदेश देने का एक सिग्नल था ये कि उनको इस चुनाव से पहले कि वह ज्यादा एम्बिशियस ना हो। तो मैंने इसका हवाला इसलिए दिया है कि ईडी या कोई भी एजेंसी जो है वह इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, जबकि साफ तौर से इस केस में दबाव डालना पड़ा कर्मचारियों द्वारा कि हमारे कार्यालय का दुरुपयोग हो रहा है। जो सरकार की एक मैसूर सैंडल सोप, जो कि एक प्रतिष्ठित है, 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यालय में इस तरह का काम हो रहा है। तो कर्मचारियों ने गुस्से में जब ये कदम उठाया तब जाके कोई कार्रवाई हुई। तो ये साफ तौर से दिखाता है कि पॉलिटिकल पावर जो है इट इन्फ्लुएंसेस एवरीबॉडी। और इसके लिए एक यहाँ पर छोटा जिक्र मैं करना चाहूंगा कि 2022 में 3010 केस रजिस्टर किए ईडी ने पूरे देश में, और उसमें सिर्फ 23 कन्विक्शन, 1% से भी कम कन्विक्शन हुई है, जो कि हैरानी की बात है कि मतलब आप इतने पब्लिसिटी के साथ रेड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और सिर्फ 800 केसेस में आप चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, बाकी 2500 केस में तो आप चार्जशीट भी फाइल करने लायक आपके पास सबूत नहीं होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल प्रेशर कहीं से आ रहा है, विपक्ष का यही मानना है कि ये सिर्फ उनको आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। और भाई रही बात येदियुरप्पा की, येदियुरप्पा के खिलाफ जिस तरह के केसेस हुए थे, उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ 2012-13 में जिस तरह के केसेस हुए थे, हम सब ने देखा कि जिस तरह के कैश सीजर हुए थे, गोल्ड हुआ था, डिस्प्ले किया गया था लोकायुक्त में, जस्टिस संतोष हेगड़े ने बढ़ चढ़कर पूरा माइनिंग स्कैम एक्सपोज किया था। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद क्या हुआ, हमने साफ तौर से देखा कि एक एक करके सारे केसेस बंद हो गए। और जनार्दन रेड्डी भी पिछले कई साल से, और रेड्डी ब्रदर्स जो कि पूरा एक साम्राज्य चलाते थे बेल्लारी में, वे भी फ्री हो गए। अब जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है 2 हफ्ते पहले, उसके बाद उनके खिलाफ केसेस को फिर रीओपन किया जा रहा है। तो मतलब एजेंसीज की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, शायद लोगों के मन में ये दिमाग आ रहा है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो वह काम करती हैं, और ऊपर से मैसेज अगर आ जाता है तो कोई केसेस जितने भी हैं वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं। ये येदियुरप्पा के मामले में क्या हुआ? क्या येदियुरप्पा के मामले में भी एजेंसीज बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है? देखिए, जहां तक येदियुरप्पा का मामला है, लोकायुक्त ने वो मामला था उस समय पर, और उसके बाद
जब उनके बेटों पे कुछ डील्स, लैंड डील्स जो कि डी नोटिफिकेशन की हुई थी, तो उन मामलों में भी लोकायुक्ता ने पहले केस फाइल किया था, फिर सीबीआई ने उसको टेक ओवर किया था, और उसके बाद हालांकि कई साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट में वे जीते थे, उसको चैलेंज किया गया था, और उसके बाद जब सत्ता बदली, उसके बाद में हमने देखा कि धीरे धीरे जो प्रोसिक्यूशन था वह शायद कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाया था। देखिए, यहाँ पर जो मामला होता है कि सत्ता किसके हाथ में है, और आरोप यही लगता है कि क्योंकि केंद्र में सत्ता बदल गई थी और जिस तरह से मतलब प्रोसिक्यूशन ढीली पड़ गया था, वो एविडेंसेस नहीं दे पाया था, चाहे वह रेड्डी ब्रदर्स की केस हो या येडियुरप्पा, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड केसेस थे। उस टाइम पे करीब 62 केस टोटल बने थे मंत्रिमंडल के सब लोगों के खिलाफ, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो थे वो इंटरलिंक्ड माने जा रहे थे, और एक एक केस धीरे धीरे खत्म हो गया था, या उसमें कोई एविडेंसेस ना होने के कारण या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना होने के कारण इन केसेस में कोई गवाही देने भी आगे नहीं आया था, और मामला खत्म हो गया था। येडियुरप्पा गिरफ्तार जरूर हुए थे कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए वे जेल भी गए थे, लेकिन उसके बाद से सिर्फ ये कानूनी लड़ाई है जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, और उनको एक्विट कर दिया गया कई केसेस में, कुछ केसेस में अभी भी ट्रायल पेंडिंग है, और वो शायद एक तरीका है उनको आर्म ट्विस्ट करने का कि भविष्य में अगर वे शायद अपने आप को बीजेपी से बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार फिर उन केसेस को रीओपन किया जा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।